Hello students, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and we are learning biology here, and it is more than a subject. Tell me in the comment box that I have proven that biology is a more than a subject or not. ठीक है, कि इसको हम सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ते हैं बट कि ऐसा पढ़ते हैं जैसे हमारे लाइफ का एक पार्ट है। ठीक है, क्योंकि इसको पढ़ने से हमें अपनी ही लाइफ के बारे में, अपने सराउंडिंग के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है हमारे लिए। ठीक है, अभी तक के जो भी आपने टॉपिक पढ़े हैं, ठीक है, उससे आपको ये पता लग गया होगा कि देखो हम कितनी सारी चीज़ें हम जान सकते हैं अपने सराउंडिंग से, एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में, किस तरह से एनिमल्स हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, किस तरह से बैक्टीरिया यूज़फुल हो सकते हैं, एल्गी यूज़फुल हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ इट इज़ मोर देन अ सब्जेक्ट। इसको कभी सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसको इस तरह से पढ़ना चाहिए कि हमारे लाइफ का एक पार्ट है, हम अपनी बहुत सारी चीज़ों को हम कोरिलेट कर सकते हैं। हम अपने लाइफ के जो भी रूटीन हैं, जो भी हमारे साथ हो रहा है, ठीक है, जो हमारी बॉडी में जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें क्या है वो इसी में तो पढ़ रहे हैं हम। तो अच्छी बात है कि जो लाइव हम देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे देखते हैं कि जो बायोलॉजी से तुरंत कनेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो इसी थॉट के साथ बढ़ते हैं आगे कि बायोलॉजी इट इज़ मोर देन अ सब्जेक्ट। ठीक है, इन दिस पार्ट वी आर स्टडिंग अबाउट एनिमल किंगडम। हम लोग एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ रहे हैं और एनिमल किंगडम में आई हैव कंप्लीटेड अ लॉट ऑफ फाइलम। एनीलिडा तक कंप्लीट कर लिया है मैंने। एनीलिडा जैसे ही देखो, हमारा दिमाग हमेशा पिक्चर में सोचता है, इसीलिए मैं मोस्टली पिक्चर्स के थ्रू ज़्यादा तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जिससे क्या होता है, जो पिक्चर जब हम देख लेते हैं तो हमें दिमाग में बैठ जाता है। ठीक है, क्योंकि आपने कभी देखा है कि आपके सपने, कभी आपने सपने वर्ड्स में देखे हैं क्या? किसी के सपनों में शब्द आए हैं? कभी नहीं आए होंगे भाई। हमेशा आपके सपनों में पिक्चर्स आती हैं। ठीक है, कोई फिगर आता है, कोई पिक्चर आती है, किसी की फ़ोटो आती है, कोई खुद चला आता है। ठीक है, खुद इन द सेंस के सपने में आ जाता है। ठीक है, इस तरह से पिक्चर आपने देखी है, कभी उसके वर्ड्स नहीं देखे। क्लियर है? तो इसीलिए जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसकी इमेजिनरी, उसको इमेजिन करिए, उसकी पिक्चर अपने दिमाग में लेके आइए, कंफर्म आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इसी थॉट के साथ आगे बढ़ते हैं। एनीलिडा। एनीलिडा में मैं बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक आपको कल बताए थे कि एनीलिडा क्या होता है। एनीलिडा मतलब अर्थवॉर्म। जब भी आपको एनीलिडा याद करना हो तो एनीलिडा मतलब अर्थवॉर्म। अब अर्थवॉर्म में आपने देखा है, सब लोग ने अर्थवॉर्म अगर देखा होगा या नहीं भी देखा होगा, ठीक है, तो पता तो होगा कि उसमें सेगमेंट्स होते हैं। मैंने बोला था कि आपको अर्थवॉर्म कोइंसिडेंटली दिख ही जाता है। नहीं देखा है तो दिख जाएगा, उसके लिए घबराने की बात नहीं है। ठीक है, और इसमें अगर आप देखो तो इसमें सेगमेंट्स होते हैं, इसीलिए एनीलिडा में जितने भी वॉर्म्स होते हैं, एक्सेप्शनल सब में होते हैं, एक्सेप्शनल है। ठीक है, और सब में मोस्टली सेगमेंटेड होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सेगमेंटेड नहीं होते। तो पहला इनके अंदर ये फीचर देखने को मिला कि ये सेगमेंटेड वॉर्म्स होते थे। सेगमेंटेड वॉर्म, और इनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते थे जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे इनके पास सीटा होते हैं, मैंने कल बताया था कि सीटा को मतलब किससे अटैच कर लेते हैं, सॉइल से अटैच कर लेते हैं। और इनके पास दो मसल्स होती है, एक होती है लॉन्गिट्यूडिनल और एक होती है सर्कुलर। दोनों ही मसल्स किस में हेल्प करती हैं? लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो ये भी सारी चीज़ें मैंने कल बताई थी। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, पूरी बॉडी पे क्यूटिकल की लेयर होती है। ठीक है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स प्रॉपर डेवलप होते हैं। केवल एक सिस्टम नहीं होता, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता। एक्सेप्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम अदर सिस्टम्स आर वेल डेवलप। जो अदर सिस्टम्स होते हैं वो वेल डेवलप होते हैं। ठीक है, उनको हम अच्छे से देख सकते हैं। मैंने पिक्चर के थ्रू आपको कल बताया भी था कि किस तरह से सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हेल्प करती हैं लोकोमोशन में। फिर मैंने आपको एक थोड़ा सा करेक्शन कर लेना कि यस्टरडे आई जस्ट गेव दिस नेम। मैंने आपको ये बताया था कि ये गोजर की तरह होता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा मिस कर गया था, ये गोजर नहीं होता है लेकिन गोजर की तरह होता है। मैंने आपको बोला था ना कि ऐसे एनिमल्स आपने देखे होंगे, ठीक है, जो गोजर की तरह दिखते हैं, लेकिन ये गोजर नहीं होते। गोजर तो आपको दिखेंगे आर्थ्रोपोड्स में, ठीक है, वहाँ पे जिसको सेंटीपीड्स बुलाते हैं। ये गोजर की तरह होते हैं। ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना प्लीज़। कल मैंने शायद बोल दिया था कि ये गोजर है, लेकिन गोजर की तरह होते हैं, गोजर नहीं होते। ठीक है, जिनको हम नेरिस के नाम से जानते हैं। नेरिस में पैरापोडिया होते हैं जो स्विमिंग में हेल्प करते हैं, देख सकते हो आप, पैरापोडिया है। उसके बाद हेरुडिनेरिया, इसका साइंटिफिक नेम होता है हेरुडिनेरिया, और इसी को बोलते हैं इंडियन लीच। ठीक है, जो इंडिया में जो लीच पाई जाती है, जो ब्लड को सक करती है, उसको बोलते हैं हम हेरुडिनेरिया, और उसकी क्लास कौन सी है? हेरुडिनिया। ठीक है, जो ब्लड को सक करता है। अब आप इसमें देख सकते हो लोकोमोशन कैसे कर रहे हैं।
मतलब एक बात तो क्लियर है कि दे आर शोइंग लोकोमोशन, चाहे अपने सकर्स की हेल्प से कर रहे हों, चाहे पैरापोडिया की हेल्प से कर रहे हों, और चाहे वो सीटा की हेल्प से कर रहे हों, ठीक है, लेकिन लोकोमोशन ज़रूर शो कर रहे हैं। ये अभी तक हमने जितने भी एनिमल्स पढ़े एस्के हेलमिंथस तक, उसमें लोकोमोशन ऐसा कुछ हम लोग ने डिस्कस नहीं किया था। फिर मैंने नर्वस सिस्टम के बारे में बताया था कि किस तरह से इनकी नर्व कैसे स्प्रेड होती है, गैंग्लिया क्या होते हैं, ठीक है, नर्व कॉर्ड क्या होती है, नर्व रिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग ने कल डिस्कस किया था। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं फिर से आपको रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, सेक्सेस क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, ठीक है, सेक्सेस सेपरेट नहीं होते। हर्मेफ्रोडाइट का मतलब हो गया कि द सेक्सेस आर प्रेजेंट ऑन द सेम बॉडी, लेकिन कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जिनके पास जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जब भी हम ये सोचते हैं कि अगर कोई एनिमल हर्मेफ्रोडाइट है, बाईसेक्सुअल है, तो दैट द एनिमल विल शो सेल्फ फर्टिलाइजेशन, क्योंकि उसी का गमीट उसी के बॉडी में जाके फर्टिलाइज कर देगा। लेकिन अर्थवॉर्म के केस में उल्टा होता है। अर्थवॉर्म में क्या होता है कि दोनों का जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके लिए 2 अर्थवॉर्म चाहिए होते हैं, ये याद रखना, समझ में आया, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो 12th तक आपको काम आएगा, क्लियर। तो इस तरह से मैंने अर्थवॉर्म के फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया था कि किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है। इंपॉर्टेंस बता दिया था कि जो एग्जांपल्स हैं उनकी क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है। अर्थवॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो वर्मी कंपोजिटिंग में हेल्प करता है, ठीक है, सॉयल को लूज़ कर देता है, उसमें नाइट्रोजन को ऐड कर देता है। ये सारी चीज़ें हम लोग ने कल डिस्कस किया था। नेरिस के बारे में बताया था, फिर से समझ लो, ये गोजर नहीं है, गोजर की तरह दिखता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, हेरोडेनेरिया, इसी को लीच बुलाते हैं, इंडियन लीच बुलाते हैं। और मैंने आपको बताया था कुछ कंट्रीज़ में लीच का यूज़ करते हैं कुछ थेरेपी करने में, ठीक है, स्किन से कुछ अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो लीच का यूज़ करते हैं, ठीक है, क्लियर। चलो अब नेक्स्ट फाइलम पे बढ़ते हैं। वट एवर फाइलम वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। मतलब आपने किसी फाइलम के मेंबर को देखा हो और चाहे ना हो, लेकिन इस फाइलम के मेंबर को ज़रूर देखा होगा, ठीक है। आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स बहुत कॉमन होते हैं, ठीक है। आपने डेली आप आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स कोई ना कोई देख ही लगते हो। एक आर्थ्रोपोडा का मेंबर तो आपको डेली परेशान करता है, आपके कान में आके गाना गाता है, मॉस्किटो, ठीक है। एक आर्थ्रोपोडा का जो मेंबर है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हनी बी। तो इस तरह से आर्थ्रोपोडा के मेंबर तो हमारे वाले हैं, मतलब एकदम हम उनसे फैमिलियर हैं, तो बहुत अच्छे से जानते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो ये जो पिक्चर्स दिख रही हैं इसमें से बहुत सारे एनिमल्स के बारे में आप जानते हो। ये जो लास्ट वाला देखो यहाँ ब्लैक कलर का है, यही है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सेंटीपीड, इसमें कई सारे लेग्स लगे होते हैं ना, इसीलिए उसको बुलाते हैं सेंटीपीड, और इसी को गोजर बुलाते हैं। मैंने वहाँ पे शायद गलती से शायद बोल दिया था, लेकिन इसको गोजर बुलाते हैं, उसको नहीं बुलाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टरिस्टिक। अगेन फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑन द बेसिस ऑफ द नेम। जैसे आप अगर हॉस्पिटल गए होंगे तो आपने देखा होगा कि कुछ डॉक्टर्स के बाहर बोर्ड लगा होता है, उस पर लिखा होता है आर्थ्रो डिपार्टमेंट, ठीक है। या डॉक्टर्स जो बोन्स की जो सर्जरी वगैरह करते हैं, बोन्स की जो स्टडी करते हैं, उनको बोलते हैं आर्थ्रोपेडिक्स, ठीक है, आर्थ्रो सर्जन। तो आपने वहाँ पे भी ये वर्ड सुना है आर्थ्रो का मतलब ये होता है जॉइंटेड, ठीक है। तो आर्थ्रो का मतलब क्या हो गया, जॉइंटेड। पोडा, जैसे आपने सूडोपोडिया पढ़ा है, तो पोडा का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, फूट। तो अगर किसी भी एनिमल्स के जो फूट हैं, मतलब जो उसके अपेंडेजेस हैं, जो उसके पार्ट्स हैं, वो एक दूसरे से जॉइंटेड हैं, तो उसको हम क्या बुलाते हैं, आर्थ्रोपोडा। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक किसके बेसिस पे बता रहे हैं हम, नाम के बेसिस पे बता रहे हैं कि आर्थ्रो मतलब जॉइंटेड और पोडा मतलब अपेंडेजेस, मतलब इन एनिमल्स के जो अपेंडेजेस होते हैं वो जॉइंटेड होते हैं, ठीक है, पहला। दूसरा, दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द में सबसे ज़्यादा मेंबर्स, सबसे ज़्यादा स्पीसीज इसी फाइलम की हैं, दैट इज़ 900,000। सोच लो इतनी ज़्यादा स्पीसीज हैं इसकी, ठीक है। तो इस तरह से लार्जेस्ट फाइलम हो गया, क्लियर हो गया। चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसके कई सारे कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करते हैं। देखो, द बॉडी इज़ डिविजिबल इनटू 3 पार्ट। इनकी जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। जैसे एक पार्ट हो जाता है हेड, इस पार्ट को हम बुलाते हैं हेड। उसके बाद एक पार्ट होता है जिसका नाम है थोरैक्स, और एक पार्ट है जिसको हम बुलाते हैं एब्डोमेन। तो इस तरह से 3 पार्ट हो जाते हैं, ठीक है, इनमें 3 पार्ट हो जाते हैं, क्लियर।
अब इनकी बॉडी में अगर देखोगे तो इनकी बॉडी में 3 पार्ट्स होते हैं, मतलब इनकी बॉडी को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स देखने को मिलते हैं, हेड देखने को मिलता है, नेक रीजन देखने को मिलता है, एब्डोमिनल पार्ट होता है जो कमर से नीचे का पार्ट होता है, ठीक है, डायाफ्राम के नीचे भी हम एब्डोमिनल वॉल बुलाते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखो तो इनकी भी बॉडी को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक हेड, दूसरा थोरैक्स और तीसरा एब्डोमेन। क्लियर है? ठीक है। तो अभी तक जितने भी एनिमल्स थे उनमें आपने ये नहीं देखा कि उनकी बॉडी डिविजिबल होती है। बॉडी के फॉर्म्स आपने पढ़े हैं, सीलेंट्रेटा में आपने पॉलिप, मेडुसा ये सब पढ़ा है, लेकिन आपने बॉडी के पार्ट्स नहीं पढ़े कि बॉडी को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, देखो इसके पहले एनिलिडा पढ़ा, एनिलिडा में क्या आ गए थे, सेगमेंट्स आ गए थे। जैसे अगर आप टेलर की शॉप पे जाते हो जब अपने कपड़े को स्टिच कराने, तो सबसे पहले टेलर क्या करता है, मार्क करता है, आपके मेज़रमेंट करके मार्क कर लेता है। मार्क करने के बाद क्या करता है, कट करता है, काटता है, काटने के बाद क्या करता है, आपकी जो स्लीव्स होती हैं उनको जोड़ देता है, कॉलर बनाता है। ठीक है, एकदम वैसे ही देखो इवोल्यूशन का है। सेगमेंट्स आ गए जो बॉडी को धीरे धीरे डिवाइड कर रहे हैं, और देखो यहाँ तक आते आते बॉडी को उन्होंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 3 पार्ट में, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। तो हम क्लासिफिकेशन के साथ और क्या पढ़ रहे हैं, इवोल्यूशन को भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से बॉडी कितने पार्ट्स में हो गई, 3 पार्ट में हो गई, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। कुछ एनिमल्स के जो थोरैक्स रीजन होता है वहाँ पे विंग्स लगी होती हैं, जैसे आप मॉस्किटो को देखो, फ्लाइज को देखो, तो वहाँ पे विंग्स भी होती हैं, मतलब दे कैन फ्लाई आल्सो, ये उड़ भी सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। इनकी जो बॉडी होती है दैट इज़ कवर्ड विद एक्सोस्केलेटन। अगर आपने कॉकरोच को देखा होगा, ठीक है, कॉकरोच को देखा होगा, मैंने ये बोला छुआ होगा, कॉकरोच को अगर देखा होगा तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर दिखती है। ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट, वो एक्सोस्केलेटन है उनका, दैट प्रोटेक्ट। और कभी कभी कॉकरोच अगर पलट जाता होगा इस तरह से, ऐसे हो जाता होगा, तो नीचे देखते होगे कि वो तो एकदम डिफरेंट दिखता है, वो एक्चुअली मस्कुलर पार्ट है, और उसके ऊपर क्या है, वो उसकी हार्ड लेयर है जो उसको प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, तो एक्सोस्केलेटन होती है जो क्यूटिकल की बनी होती है, और उसी को बोलते हैं काइटिन। पॉलीसेकेराइड्स होती है काइटिन, उसी से पूरी बॉडी कवर होती है। अब मॉस्किटो में नहीं होती, मॉस्किटो में इस तरह से कोई काइटिनियस लेयर नहीं होती। आप जब स्टडी टेबल पे पढ़ते होगे तो कभी कभी ऑल आउट वगैरह लगाते होगे तो मॉस्किटो आके आपकी बुक पे बैठ जाता होगा, और बुक का पेजेस जब बंद कर देते होगे, ठीक है, तो देखते होगे किस तरह से मॉस्किटो का प्रिंट आपको मिल जाता है। ठीक है, ऐसे ही फॉसिल का स्टोरेज होता है। क्लियर? तो ये हो गया कि बॉडी जो है किससे कवर है, एक्सोस्केलेटन से कवर है। उसके बाद बॉडी, अब यहाँ से ट्रू सीलोम, आपको एनिलिडा से ही ट्रू सीलोम देखने को मिला कि एनिलिडा क्या शो करता है, ट्रू सीलोम, सीलोमेट होते हैं, तो ये भी सीलोमेट होते हैं। इनकी बॉडी में ना एक कैविटी होती है जिसमें ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, जैसे अभी एनिलिडा में आपने क्या पढ़ा था कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इनके बॉडी में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इनके बॉडी में एक कैविटी होती है जिसका नाम होता है हेमियोसील। देखो यहाँ पे को जहाँ पे का मतलब क्या होता है, कैविटी। जहाँ पे भी हीम वर्ड आ जाए, हीमो, ठीक है, आपने पढ़ा है ना, हीमो 10th में भी पढ़ा है हीमो, तो हीमोग्लोबिन मतलब ब्लड। जहाँ पे भी आपको हीम वर्ड मिल जाए उसका मतलब है ब्लड से रिलेटेड, और जहाँ पे COEL मिल जाए उसका मतलब है कैविटी। तो ऐसी कैविटी जिसमें ब्लड प्रेजेंट हो, जिसमें ब्लड फ्लो हो, उसको बुलाते हैं हेमियोसील। ठीक है, तो एवरी ऑर्गन टेक द बाथ, क्योंकि ब्लड वेसल्स तो होती नहीं, तो जितने भी ऑर्गन्स होते हैं सब में ब्लड ऐसे पोर होता है, मतलब उस कैविटी में ब्लड जाता है, और जितने भी ऑर्गन्स होते हैं दे टेक बाथ इन द ब्लड। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से इनके बॉडी में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्लोज नहीं होता। और ब्लड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कैविटी में प्रेजेंट होता है, जिसका नाम है हेमियोसील। क्लियर? उसके बाद आ जाओ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए इनके पास डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, जैसे आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा था स्पाइरिकल्स। स्पाइरिकल्स मतलब जो ट्रैकिया होती है वो बाहर की तरफ ओपन होती है, किसके थ्रू, स्पाइरिकल्स के थ्रू। स्पाइरिकल मतलब जैसे आपके घर में विंडोज़ बनी होती हैं, या आपके घर में कहीं पे कुछ जालियाँ लगी होती हैं, तो वो बाहर से एयर को क्या करती हैं, एक्सचेंज करती हैं। वैसे इनके बॉडी में बाहर की तरफ एक ट्यूब्स लगे होते हैं, स्पाइरिकल्स, और उन स्पाइरिकल का कॉन्टैक्ट किससे होता है, ट्रैकिया से। ठीक है, बाकी इनके बॉडी में कुछ बुक लंग्स टाइप के होते हैं, मैंने पिक्चर लगा दी क्योंकि समझ में नहीं आता कि ये बुक लंग्स क्या है। अभी तक हमने बुक पढ़ा है, लंग्स पढ़ा है, लेकिन ये बुक लंग क्या है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक पार्ट है,
ठीक है, ये एकदम मतलब लंग की तरह बिहेव करता है, और जैसे बुक के पेजेस होते हैं ना एकदम वैसे ही लेयर होती है, इसीलिए उसको बुलाते हैं बुक लंग्स। तो ये क्या करता है, जब इसमें एयर जाती है तो इसी के थ्रू एयर जो है वो हार्ट उस तरह से नहीं होता है जैसे हमारे बॉडी में होता है, लेकिन ब्लड का स्टोरेज होता है, इसलिए इसको हार्ट बुलाते हैं। ठीक है, तो उसमें ये एयर चली जाती है और इस तरह से पूरे बॉडी में हीमियोसील के थ्रू जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का और ऑक्सीजन का वो हो जाता है। क्लियर है? तो इस तरह से बुक लंग्स होती हैं जो ब्रीदिंग में हेल्प करती हैं। उसके बाद ये देखो कुछ गिल्स होती हैं, कुछ एनिमल्स में गिल्स होती हैं। ठीक है, इंटरनल गिल्स होती हैं, गिल्स की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं। और कुछ एनिमल्स में, मोस्ट एनिमल्स में ये होता है ट्रैकिया देखो आप देख सकते हो, इस तरह की ट्रैकियल ट्यूब्स होती हैं, जैसे हमारे लंग्स में ट्रैकिया होती है, ऐसे इनके बॉडी में भी ट्रैकिया पूरी बॉडी में स्प्रेड होता है और वो क्या करता है, बाहर से एयर को लेता है और बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो इस तरह से गैसेस का एक्सचेंज होता रहता है। क्लियर है? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम समझ में आ गया, बुक लंग्स, गिल्स और ट्रैकिया के हेल्प से रेस्पिरेशन होता रहता है। ठीक है, अब आ जाओ सर्कुलेटरी सिस्टम। मैंने पहले ही बता दिया सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ओपन होता है और डॉर्सल हार्ट होता है। वैसे हमारे बॉडी में वेंट्रल हार्ट होता है, लेकिन इनके बॉडी में डॉर्सल हार्ट होता है। हार्ट मतलब मैंने फिर से क्लियर कर दूं कि उस तरह से हार्ट नहीं होता, लेकिन हार्ट क्या है, जो ब्लड को क्या करे, सर्कुलेट करे। तो इनकी बॉडी में भी कुछ ऐसे ही ऑर्गन्स हैं जो ब्लड को क्या करते हैं, पंप करते हैं, इसीलिए उसको हम हार्ट का नाम से बुला सकते हैं। क्लियर है? अब आ जाओ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। इनके पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के लिए कई सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे आपने कुछ एनिमल्स देखा होगा, जैसे आपने एक मूवी देखी होगी मक्खी, सब ने देखा होगा, या नहीं भी देखा होगा तो उसके ट्रेलर देखे होंगे। तो उसमें उसकी आईज़ दिखती हैं, एकदम ऐसे लगी होती हैं, आईज़ के ऊपर ऐसे एंटीना लगे होते हैं। तो वहीं पे एक ग्लैंड लगी होती है जिसका नाम है ग्रीन ग्लैंड और एंटीना। ये सब एक्सक्रीशन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, ये सब किस में हेल्प करते हैं, एक्सक्रीशन में भी हेल्प करते हैं। और इनके बॉडी में कुछ ट्यूबल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको बोलते हैं हम मालपिगियन ट्यूबल्स। नाम थोड़ा अजीब है, ठीक है, मालपिगियन ट्यूबल्स। ठीक है, तो मालपिगियन ट्यूबल्स आप यहाँ देख सकते हो इस तरह से। ये देखो, जब भी इनके बॉडी में कोई भी वेस्ट मटेरियल आता है तो मालपिगियन ट्यूबल में आ जाता है। फिर वही मालपिगियन ट्यूबल से होते होते वो वेस्ट मटेरियल बॉडी के थ्रू जाके और यहाँ से देखो यूरिन और फीकल जो है वो एनएस के थ्रू डिस्चार्ज हो जाता है। मतलब इनके बॉडी में अलग अलग कोई पोर नहीं होता, एक ही पोर है, उसी के थ्रू वेस्ट मटेरियल, फीकल मैटर और यूरिन ये सब क्या हो जा रही है, डिस्चार्ज हो रही है। तो मालपिगियन ट्यूबल का केवल इतना रोल होता है कि ये वेस्ट मटेरियल को क्या करता है, कलेक्ट करता है। ठीक है, जैसे हमारे किडनी में क्या होता है, वेस्ट मटेरियल का फिल्ट्रेशन होता है, हमारे नेफ्रॉन में वेस्ट मटेरियल का फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। ऐसे ही इनकी बॉडी में जो मालपिगियन ट्यूबल्स होती हैं वो वेस्ट मटेरियल को क्या करती हैं, डायरेक्ट करती हैं बॉडी की तरफ, और बॉडी से होते हुए वो धीरे धीरे कहाँ मूव कर जाता है, एनएस के थ्रू बॉडी के बाहर निकल जाता है। तो मालपिगियन ट्यूबल्स इस तरह से किस में हेल्प करती हैं, एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, कि एक्सक्रीशन कैसे होता है। अब आ जाओ, इनके जो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो होता है यूरिक एसिड। जैसे हमारे बॉडी में भी यूरिया और यूरिक एसिड होती है, ऐसे इनके बॉडी में भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मेन क्या होता है, यूरिक एसिड होती है। नर्वस सिस्टम काफ़ी कंट्रोल होता है। कहा जाता है कि जो कॉकरोच होता है, जो इसी फाइलम को बिलोंग करता है, अगर उसका हेड काट दिया जाए तो वो कुछ दिन तक रह सकता है। ऐसा आपने अमेजिंग फैक्ट सुना होगा, क्योंकि एक्चुअली जो हेड पार्ट है उसका जो नर्वस सिस्टम है वो ऐसा नहीं कि पूरी बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल करके रखा है। तो इनकी बॉडी में जो नर्व्स फैली होती हैं वो लोकल एरिया पे काम करती हैं, मतलब उस तरह से बॉडी पार्ट को क्या कर सकती हैं, रेगुलेट कर सकती हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कभी कभी मॉस्किटो आता है तो उसका आप अगर कोई तो उसको एक बार हिट कर देते हो तो तब भी उसके बॉडी में कुछ ना कुछ मूवमेंट चला करती है। ठीक है, तो इसका मतलब इनके बॉडी में सेंस ऑर्गन्स, नर्वस सिस्टम होते हैं। ठीक है, जैसे मॉस्किटो आके आपके कान में आवाज़ करता है और वो देखता है कि नहीं हो, अगर आप कॉन्शियस होगे तो ऐसे कर दोगे, और अगर कॉन्शियस नहीं होगे, ठीक है, अनकॉन्शियस हो गए, मतलब थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आपकी स्किन पे बैठेगा और ब्लड को सक कर देगा और आपके मलेरिया और डेंगू ये सब काज कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से नर्वस सिस्टम क्या होता है, डॉर्सल नर्व रिंग होती है। मैंने आपको बताया था नर्व रिंग क्या होती है। नर्व रिंग का मतलब हो गया कि जैसे रिंग पहनते हो ना एकदम वैसे ही, ऐसे ही नर्व होती है जो रिंग की तरह स्ट्रक्चर बना लेती है, और डॉर्सल ही होती है। डॉर्सल एक नर्व रिंग हो गई, और वहाँ से वेंट्रल नर्व कॉर्ड निकलती है, मतलब वहाँ से जैसे हमारे स्पाइनल कॉर्ड से
कई सारी नर्व निकलती हैं, ऐसे इनसे भी कई सारी नर्व निकलती हैं जो पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाती हैं, जो कम्युनिकेशन में हेल्प करती हैं। क्लियर है। सेंस ऑर्गन में आईज़ होती हैं। अभी तक आपने किसी भी एनिमल में आईज़ नहीं देखी। तुम कहोगे नहीं सर, आपने बताया तो था प्लेनेरिया में आई स्पॉट होते हैं। तो भैया आई स्पॉट इज़ डिफरेंट, आई इज़ डिफरेंट, ठीक है। तो आई स्पॉट फोटो सेंसिटिव होते थे, लेकिन आई देखने में हेल्प करेगी। तो इनके पास जो आई होती है ना, वो कंपाउंड आई होती है, उसमें मोजाइक विजन होता है, उसमें कई सारे मतलब एक ही चीज़ के कई सारी इमेजेस उसमें बनती हैं। जैसे आप एक शीशा हो और उसको तोड़ दो, उसमें कई सारी इमेजेस नहीं बनने लगती, एकदम वैसे ही इनके बॉडी में विजन होती है। तो इनके बॉडी में सिंपल आई भी होती है और कंपाउंड आई भी होती है। मोस्टली कंपाउंड आई देखने को मिलती है। मैंने आपको बताया था कि एक एनिमल पढ़ाया था, वहाँ पे स्टेटोसिस्ट होता है। कौन सा एनिमल था? टेनोफोरा। और मैंने वहाँ पे बताया था कि स्टेटोसिस्ट बैलेंस में हेल्प करता है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा डेवलप होता है आर्थ्रोपोडा में, जो इनकी बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करता है। तो स्टेटोसिस्ट किस में हेल्प करता है? बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है। सेक्सेस मोस्टली सेपरेट होते हैं, जैसे मेल कॉकरोच अलग होता है, फीमेल कॉकरोच अलग होते हैं, मेल मॉस्किटोज़ अलग होते हैं, फीमेल अलग होते हैं। इसका मतलब है कि इनमें सेक्सेस अलग अलग होते हैं। मेल हनी भी अलग होती है, फीमेल हनी भी अलग होती है। तो इस तरह से जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो अलग अलग होता है, ठीक है। ऑर्गन्स होती हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं, डक्ट्स होती हैं, मतलब प्रॉपर डेवलप होता है। और मोस्टली ओवीपेरस होते हैं, मतलब एग ले करते हैं। ओवीपेरस का मतलब क्या हो गया? द एनिमल्स दोज ले एग। और वीवीपेरस का मतलब हो गया जो बेबी को बर्थ दें, जैसे स्कॉर्पियंस जो होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? वो बेबी को बर्थ देते हैं। लेकिन और जो एनिमल्स होते हैं उनमें एग प्रोड्यूस होता है, एग से लार्वा बनता है, ठीक है। जैसे कैटरपिलर आपने जानते हो, ठीक है। बटरफ्लाई भी इसी का एग्जाम्पल है, आर्थ्रोपोडा का ही एग्जाम्पल है। तो जितने भी ऐसे एनिमल्स जिनके अपेंडेजेस ज्वाइंटेड हो, वो कंफर्म है किसके हैं? दे बिलोंग टू द आर्थ्रोपोडा। अब देखो, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, एक्सटर्नल नहीं होता है, इंटरनल होता है। इंटरनल मतलब बॉडी के अंदर। और इनके बॉडी में एक टर्म होता है इनके फाइलम में, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है जैसे लार्वा से धीरे धीरे एडल्ट का बनना। लार्वा रहेगा, लार्वा में जैसे कैटरपिलर और बटरफ्लाई कितना डिफरेंस है। देखो, अगर आप कैटरपिलर देखो और किसी को न पता रहे कि ये बटरफ्लाई बनाती है, तो कहेगा ये तो कोई और एनिमल है। तो कैटरपिलर में धीरे धीरे उसमें क्या होता है? लार्वल स्टेज होती है, धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट होता है और वो एडल्ट में चेंज हो जाता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। इनकी बॉडी में एक चीज़ और देखने को मिलती है कि ये अपनी अपर लेयर को शेड करते हैं। जैसे आपने स्नेक में सुना होगा कि स्नेक अपनी स्किन को शेड कर देता है, ऐसे इनकी भी बॉडी में जब इनकी ग्रोथ होती रहती है तो ये अपनी अपर लेयर को क्या कर देते हैं? शेड कर देते हैं। उसी प्रोसेस को बोलते हैं माउल्टिंग या एक डाइसिस, ठीक है। उसी प्रोसेस को या तो माउल्टिंग बोलते हैं और या तो क्या बोलते हैं? एक डाइसिस बोलते हैं। इसका मतलब ये अपनी अपर लेयर को क्या करते रहते हैं? शेड करते रहते हैं ड्यूरिंग द ग्रोथ, जब इनकी ग्रोथ होती रहती है, ठीक है। तो इस तरह से आर्थ्रोपोडा के हमने बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिए और ये सबसे एडवांस फाइलम अभी तक रहा जिसमें आइज़ भी देखने को मिली। क्लियर है। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि पोरीफेरा से लेके आर्थ्रोपोडा तक सबसे एडवांस एनिमल कौन है, तो एक तो एनिलिडा था। एनिलिडा के बाद उससे भी एडवांस कौन हो गया? आर्थ्रोपोडा, क्योंकि उसके पास सेंस ऑर्गन्स प्रॉपर डेवलप हो गए, आईज आ गई, ठीक है। क्लियर है। और सारे ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो गए। एनिलिडा में रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं था, लेकिन यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम भी डेवलप हो गया। क्लियर है। अब कुछ साइज़ की बात कर लेते हैं, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ तक कैरेक्टरिस्टिक तो ओवर हो गया, ठीक है। और इनके कैरेक्टरिस्टिक बहुत इजी हैं, अगर आप एनसीईआरटी में भी पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से अब समझ में आ जाएगा। और एनसीईआरटी पढ़ने की हैबिट ज़रूर होनी चाहिए। मैं भले ही यहाँ पे आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा बता देता हूँ, लेकिन आपको एनसीईआरटी पे फोकस ज़रूर करना है, ठीक है। उसमें जितने भी टर्म्स हैं वो सब आपको पता होने चाहिए। अगर मैं कोई भी टर्म ना बता पाऊँ तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दिया करो कि सर आपने ये टर्म एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है। आई विल एक्सेप्ट दैट इज़ माई फॉल्ट कि मेरी गलती है, मैंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया, तो नेक्स्ट क्लास में मैं अपनी गलती को सुधार लूँगा, ठीक है। अब देखो, कुछ आर्थ्रोपोड्स होते हैं जो मतलब उनकी जो रेंज होती है वो मतलब वाइड होती है, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। आपने देखा होगा मॉस्किटोज छोटे होते हैं, ठीक है, फिर बटरफ्लाई उससे बड़ी होती है। तो इस तरह से आर्थ्रोपोडा में आपने देखा होगा, क्रैब देखा होगा, ठीक है, प्रॉन देखा होगा आपने। हो सकता है कि बहुत लोग जो इस वीडियो को देख रहे हों वो नॉन वेजिटेरियन हो और उन्होंने प्रॉन खाया होगा,
ठीक है। और प्रॉन का जो इनटेक है वो सी फूड में मतलब लोग ज़्यादा करते हैं, कोस्टल एरियाज़ में ज़्यादा करते हैं प्रॉन का, ठीक है। तो प्रॉन क्या है, आर्थ्रोपोडा ही तो है, उसको भी हम क्या करते हैं, खाने में यूज़ करते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखो तो कुछ छोटे हैं, कुछ बहुत बड़े हैं, कुछ और बड़े हैं। तो सबसे बड़ा वैसे तो 60 सेंटीमीटर लेंथ होती है, ऐसा आर्थ्रोपोडा मिला है जो सबसे लार्जेस्ट आर्थ्रोपोड है, ठीक है। कभी अगर कोई पूछे, वैसे एग्ज़ाम में तो नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई पूछे कि लार्जेस्ट आर्थ्रोपोड का नाम बताओ तो उसका नाम जापानीज़ क्रैब, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है जापानीज़ क्रैब, जिसका साइंटिफिक नेम है मैक्रोकेरिया, ठीक है। मैक्रोकेरिया इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ द जापानीज़ क्रैब, ठीक है, जिसकी 4 मीटर विड्थ होती है। सोचो कितनी विड्थ होती है, 4 मीटर। उसकी मैंने यहाँ पिक्चर भी लगा दी है, ये देखो, ये जिसने इसको ढूंढा था वो लेके ये खड़े हुए हैं और ये दिखा रहे हैं, और थोड़ा सा ये पिक्चर ब्लर होगी लेकिन तब भी देख लो इस तरह से। ये जापानीज़ क्रैब है, स्पाइडर क्रैब है, ठीक है। इसका पूरा नाम है मैक्रोकेरिया किमफेरी, ठीक है। किमफेरी इसका पूरा साइंटिफिक नेम है। और इस तरह से देख सकते हो इसका वेट कितना है, 19 किलोग्राम लगभग। और इसकी जो लाइफ स्पैन है, मतलब ये कब तक जिंदा रह सकता है, 100 ईयर्स तक रह सकता है, ठीक है। तो इस तरह से लार्जेस्ट क्या है, आर्थ्रोपोड्स भी होते हैं, जैसे जापानीज़ क्रैब के नाम से जाना जाता है इसको। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक ओवर हो गए। अब कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है मॉस्किटो बिलोंग टू द आर्थ्रोपोडा एंड दीज आर द डिजीजेस दोज कॉज्ड बाय द सो मेनी ऑर्गेनिज्म एंड द मॉस्किटोज आर मोस्टली कैरियर। मॉस्किटो डिजीज़ नहीं काज करते, लेकिन मॉस्किटो कैरियर है, ठीक है। आपने सुना होगा कैरियर बॉर्न डिजीज़, ऐसी डिजीज़ जो किसी कैरियर से हो, जो ट्रांसफ़र करे, तो मॉस्किटो मोस्टली कैरियर बॉर्न डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो अगर हमें इन डिजीज़ से बचना है तो इनसे तो नहीं बच सकते, ठीक है। ये कब ट्रांसफ़र होंगे, जब कोई कैरियर होगा तो हम कैरियर को इरेडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना कि विच कंट्री बिकम मलेरिया फ्री, कौन सी ऐसी कंट्री है जो हमारे आसपास है, हमारी बाउंड्री को शेयर करती है, ठीक है। और बताना कि वो कौन सी ऐसी कंट्री है जो मलेरिया फ्री हो चुकी है, जिसने मलेरिया को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। क्लियर, ठीक है। तो इस तरह से ये स्लाइड नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट होगी कि कौन सा मॉस्किटो कौन सी डिजीज़ काज करता है, ठीक है। और ये कैरी करते हैं, प्लाज्मोडियम कैरी करते हैं, वो केरेरिया कैरी करते हैं। अब आ जाओ, कुछ एग्जांपल्स मैंने लगा दिए जो आपकी बुक में भी हैं, ठीक है, लेकिन आपके बुक में उसका मतलब नहीं समझ में आता होगा, ठीक है। जब आप बुक पढ़ोगे तो ये एग्जांपल्स हैं, तो इनमें किसी किसी का मतलब नहीं समझ में आता होगा। देखो हनी बी, तब तो सही है, तुम्हें समझ में आ गया। हनी बी डांसिंग करती है, याद रखना, ये कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से करती है। अगर देखा जाए तो ये सोशल इंसेक्ट्स होती हैं और ये कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से करती हैं। एक दूसरे अपनी जो कम्युनिटी में ये जो कम्युनिकेशन करती हैं वो बहुत प्रॉपर होता है। उसके बाद सिल्क वॉर्म, सब लोग को पता है कि सिल्क के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। लाख एक केमिकल होता है जिसको हम ऑब्टेन करते हैं लेसिफर से, लाख के इंसेक्ट से, जिसमें रेजिन्स बहुत होता है, रेजिनीफेरस होता है, ठीक है, जिसको कई सारे यूजेस होते हैं रेजिन के, ठीक है। उसके बाद एक टर्म लिखा होगा आपकी बुक में, ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस का मतलब होता है झुंड में। जैसे आपने अभी जल्दी में सुना था कि लोकस्ट का अटैक हो गया, ठीक है। तो लोकस्ट एक टाइप के इंसेक्ट्स होते हैं जो ग्रुप में चलते हैं, झुंड में चलते हैं, स्वार्म्स जिनको बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रीगेरियस का मतलब होता है जो झुंड में रहें, जो पूरी तरह से ग्रुप में रहें, उनको बोलते हैं ग्रीगेरियस। तो ये एक टाइप के ग्रीगेरियस क्या होते हैं, कह सकते हैं कि ये प्लांट पैरासाइट होते हैं, प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ग्रेगेरियस लोकस्ट के नाम से फेमस है ये, ठीक है, आपने सुना भी होगा न्यूज़ में। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है लिविंग फॉसिल। ये नीट के एग्ज़ाम में भी 2 साल पहले पूछा गया था, कुछ साल पहले, ठीक है, कि नेम द लिविंग फॉसिल ऑफ द आर्थ्रोपोड, मतलब जो आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करता है। तो दैट इज़ लाइमुलस उसका साइंटिफिक नेम है, और वैसे उसको क्या बुलाते हैं, किंग क्रैब आप जानते हो, किंग क्रैब इसको बुलाते हैं, ठीक है। तो ये लिविंग फॉसिल का मतलब ये होता है कि इसकी बहुत कम स्पीसीज बची हैं, मतलब ये भी धीरे धीरे अब ख़त्म होने वाला है, इसको बोलते हैं लिविंग फॉसिल। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से आर्थ्रोपोडा कंप्लीट हो गया। बहुत इजी था, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन किए। और देखो, घबराया ना करो, कैरेक्टरिस्टिक देख के घबराया नहीं जाता।
कैरेक्टरिस्टिक को कनेक्ट करना सीखो कि उनकी जो आर्थ्रोपोड्स हैं उनकी बॉडी क्या है, अपेंडेजेस में है, तो उनकी बॉडी डिवाइडेड है, उनकी बॉडी कवर है, ठीक है। जितने भी ऑर्गन सिस्टम है सब प्रेजेंट हैं, एडवांस कैरेक्टरिस्टिक है, आईज़ हैं, एंटीना है, तो ये इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक है। जब भी आप मॉस्किटो आप पढ़ रहे हो, आपके टेबल पे मॉस्किटो आके गिर गया, अब उसको मॉस्किटो को मैं तो ज़रूर मार देता हूँ, ठीक है। मैं बहुत वैसे एनिमल्स फ्रेंडली हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ एनिमल्स, लेकिन ये जो एनिमल हैं ये मुझे नहीं पसंद एकदम। मैं चाहता हूँ डेलिबरेटली कि हमारे अर्थ से पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये इतनी डिजीज़ काज करते हैं, हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है, ठीक है। तो मैं मॉस्किटो को ज़रूर मार देता हूँ। मारने के बाद अभी भी मेरी आदत है कि मैं उनको अपने लैंप में, मतलब जो टेबल लैंप है उसकी लाइट में ज़रूर देखता हूँ, ठीक है, उसकी आइज़ को देखता हूँ, ठीक है। कहा जाता है कि मॉस्किटोज़ में टीथ होते हैं, एक्चुअली वो मस्कुलर टीथ होते हैं, हमारे टीथ नहीं होते, ठीक है, कई सारे टीथ होते हैं, ठीक है। तो वो टीथ क्या करते हैं, वो मतलब सकर्स की तरह बिहेव करते हैं, क्लियर है। तो इनके बॉडी में जो सकर्स होते हैं ये स्किन में पंचर कर देते हैं और उससे ब्लड को क्या करते हैं, सक करते हैं, ठीक है। तो जब भी आप मॉस्किटोज को देखो, बटरफ्लाई को देखो, तो उनको ऑब्जर्व करो कि ये देखो आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करता है, और इस तरह से हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं। ये नहीं कि आप कैरेक्टरिस्टिक लिख लिए, अच्छा लाओ इसको रटते हैं, आर्थ्रोपोडा ये ब्ला 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 इस तरह से, तो दैट इज़ नॉट गुड, वो अच्छा नहीं है, ठीक है। वो तो आपका इंटरेस्ट खत्म कर देगा। लेकिन आप कब कैसे इंटरेस्टेड होंगे, जब आपको कोई इंसेक्ट दिख जाए, उसको क्या बुलाओगे, ये तो आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, आपको कंफर्म कभी नहीं कैरेक्टरिस्टिक याद करने पड़ेंगे, ठीक है। 100% की गारंटी मैं नहीं लेता, 100% गारंटी तो कोई नहीं लेता, ठीक है। लिवाइस के कपड़े भी 100% की गारंटी नहीं लेते कि फटेंगे नहीं, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से सेशन को मैं कंप्लीट करता हूँ। होप सो दैट यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन माई फील्ड, इन द बायोलॉजी, ठीक है, दैट इज़ आवर फील्ड, नॉट इन माई फील्ड, क्लियर। सो आई एम कंप्लीटिंग दिस सेशन। स्टे एट योर होम, स्टे सेफ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, योगा करते रहिए, बायोलॉजी पढ़ते रहिए, ठीक है, और लाइक बटन पे ज़रूर प्रेस करके जाना है, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, लव यू, गुड बाय।